तो कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद असल में किस चीज से बने हैं? आज हम इसी के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सीधे मैटर के ब्लूप्रिंट में उतरने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे मजबूत आइडिया से कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उसे नाम दिया गया परमाणु, जिसका मतलब ही है अविभाज्य। ये एक बहुत ही साफ सुथरी कहानी थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान की सबसे अच्छी कहानियां सवाल पूछने से ही आगे बढ़ती हैं, और जल्द ही इस मजबूत विचार में दरारें पड़ने लगीं। तो जॉन डाल्टन ने कहा, परमाणु अविभाज्य है, बात खत्म। पर क्या सच में? 19वीं सदी के अंत तक सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जमीन उतनी भी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सूखे बालों में कंघी घुमाई है, वो जो चटकने की आवाज आती है? या फिर किसी गुब्बारे को स्वेटर पर रगड़कर दीवार से चिपका दिया हो? बस यही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये छोटी सी चीज परमाणु के अविभाज्य होने के आइडिया के लिए पहला बड़ा सिरदर्द बन गई। इस रहस्यमयी ताकत का मतलब तो एक ही हो सकता था कि परमाणु के अंदर कुछ चार्ज वाले टुकड़े छिपे हुए हैं। और बस इसी एक छोटी सी रोजमर्रा की पहेली ने साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी रेस शुरू कर दी। एक ऐसी दौड़ जिसमें परमाणु के अंदर छिपे उन हिस्सों को खोजना था, वो टुकड़े जो उसे असल में बनाते हैं। और फिर तो सुराग एक के बाद एक तेजी से आने लगे। पहले गोल्डस्टीन को पॉजिटिव चार्ज वाले कणों के संकेत मिले। फिर कुछ साल बाद जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज वाले कण यानी इलेक्ट्रॉन की पहचान कर ली। अचानक से हमारा वो अविभाज्य परमाणु अब दो बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों से बना दिखने लगा था। तो अब मैदान में दो खिलाड़ी थे, एक भारी भरकम पॉजिटिव प्रोटॉन और दूसरा बहुत ही हल्का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। मजे की बात यह कि दोनों का चार्ज एकदम बराबर और उल्टा था, एक दूसरे की परछाई की तरह। लेकिन जब बात वजन यानी मास की आई तो कोई मुकाबला ही नहीं था। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी था। मतलब एक हाथी और एक मक्खी जैसा हिसाब था। ये सब एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है। अगर परमाणु इन पॉजिटिव और नेगेटिव कणों से भरा है, तो आखिर ये किस तरह से जमे हुए हैं कि एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर दें? ये कौन सा डांस चल रहा है अंदर, जिसे परमाणु ओवरऑल न्यूट्रल बना रहता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले सामने आए जे थॉम्सन। उन्होंने परमाणु के स्ट्रक्चर का पहला असली ब्लूप्रिंट पेश किया। ये है वो शख्स जे थॉम्सन। इन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खोजा, बल्कि ये सोचने की हिम्मत भी की कि आखिर ये परमाणु के अंदर फिट कहाँ होता है। और उनका आइडिया बड़ा ही मज़ेदार और सिंपल था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, पर इसे तरबूज की तरह सोचना और भी आसान है। सोचिए कि पूरा परमाणु एक तरबूज है, और उसका जो लाल वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन वो बस बीजों की तरह यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। सिंपल, सुंदर, और ये पूरी तरह से समझा रहा था कि परमाणु न्यूट्रल क्यों होता है। लेकिन देखिए, साइंस में कोई भी आइडिया कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसे कसौटी पर तो कसना ही पड़ता है। तो सवाल ये था, इस पुडिंग वाले परमाणु के अंदर झांककर कैसे देखें कि ये सच में ऐसा ही है या नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जो थॉम्सन के मॉडल को सिर्फ टेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देगा और परमाणु के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उनका एक्सपेरिमेंट अपनी सादगी में ही लाजवाब था। उन्होंने छोटी छोटी पॉजिटिव चार्ज वाली गोलियों की बौछार की, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, और निशाना लगाया सोने की एक अविश्वसनीय रूप से पतली पन्नी पर। ये पन्नी इतनी पतली थी कि उसमें सिर्फ कुछ 1000 एटम ही थे। आइडिया बस ये देखना था कि ये गोलियां आर पार कैसे निकलती हैं। अब मजे की बात सुनिए, अगर थॉम्सन का पुडिंग मॉडल सही होता तो इन अल्फा पार्टिकल्स को उस पन्नी से ऐसे निकल जाना चाहिए था जैसे कोई गोली कागज के टुकड़े से निकलती है, और ज्यादातर के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। कुछ पार्टिकल्स हल्के से मुड़ गए, और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल सीधा वापस उछल गया। रदरफोर्ड खुद हैरान थे। उनके अपने शब्दों में ये बात साफ छलकती है। ऐसे नतीजे का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, प्लम पुडिंग मॉडल बिल्कुल गलत था। उन चौंकाने वाले नतीजों का मतलब साफ था, ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने का समय आ गया था।
परमाणु की संरचना को अब बिल्कुल नए सिरे से सोचना था। उन हैरान कर देने वाले नतीजों से रदरफोर्ड ने एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाई। पहली बात, ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए क्योंकि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। दूसरी बात, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स को मोड़ने के लिए सेंटर में कोई बहुत छोटी, ठोस और पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा। और तीसरी बात, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जरूर उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये एक शानदार, क्रांतिकारी मॉडल था, पर इसमें एक बहुत बड़ी जानलेवा कमी थी। उस समय की फिजिक्स के हिसाब से कोई भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ेगा और 1 सेकंड से भी कम समय में घूमता हुआ न्यूक्लियस में जा गिरेगा। अगर ये सच होता तो दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जरूरत पड़ी एक और जीनियस की, नील्स बोर। उन्होंने एक बड़ा ही साहसी आइडिया सामने रखा। क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमने के लिए आज़ाद न हो? क्या हो अगर उन्हें सिर्फ कुछ खास तय ऑर्बिट या एनर्जी शेल्स में ही रहने की इजाज़त हो, और इन सेफ जोन में रहते हुए वो जादुई तरीके से कोई एनर्जी न खोएं? ये एक अजीब नियम था, पर इसने परमाणु को ढहने से बचा लिया। बोर के मॉडल के साथ तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी थी। बस एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा गायब था। आइए देखते हैं वो क्या था और ये सब मिलकर कैसे केमिस्ट्री की दुनिया को चलाते हैं। और पहेली का वो आखिरी टुकड़ा मिला 1932 में जेम्स चैडविक को। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर छिपा एक तीसरा पार्टिकल खोज निकाला, न्यूट्रॉन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं, और इसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर था। आखिरकार पूरी टीम अब एक साथ थी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन। और बोर के इन शेल्स में भी एक बड़ा मजेदार व्यवस्थित लॉजिक था। बोर बरी स्कीम नाम के कुछ नियम ये तय करते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सब एक सिंपल से फॉर्मूला 2n² पर चलता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और इसी तरह आगे। मतलब कोई अफरा तफरी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सख्त सीटिंग अरेंजमेंट है। और यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। ये जो पूरा व्यवस्थित स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, यही पूरी केमिस्ट्री की दुनिया को चलाता है। कोई एलिमेंट कैसा बर्ताव करेगा, वो किससे जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ये सब कुछ सिर्फ उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल पर निर्भर करता है। एटम स्थिर होना चाहते हैं, जिसका मतलब है एक भरा हुआ बाहरी शेल, और इसे पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, देंगे या साझा करेंगे। हमारे चारों ओर होने वाली हर केमिकल रिएक्शन इसी एक बुनियादी चाहत का नतीजा है। तो एक अविभाज्य गोले के सिंपल से आइडिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड मॉडल तक हमने परमाणु के बेसिक ब्लूप्रिंट को तो समझ लिया है। हमने टुकड़ों को पहचान लिया है और उन पर लागू होने वाले नियमों को भी खोज लिया है। लेकिन विज्ञान में हर जवाब अपने साथ और भी गहरे सवाल लेकर आता है। ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक और भी ज्यादा दिलचस्प अध्याय की बस शुरुआत है। और यही तो विज्ञान को इतना रोमांचक बनाता है।